नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इस खास पेशकश में बात होगी योगी कैबिनेट के विस्तार पर। योगी कैबिनेट का विस्तार मिशन 80 को धार। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया। 4 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नए मंत्रियों में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान, साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा और रालोद के दलित चेहरे अनिल कुमार हैं। नए बने 4 मंत्रियों में से 3 दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। राजभर 9 महीने पहले सपा छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे। दारा सिंह चौहान भी सपा से बीजेपी में आए हैं। एनडीए से गठबंधन के बाद रालोद विधायक अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले बीजेपी विधायक सुनील कुमार को भी जगह मिली है। तो योगी कैबिनेट में कुल 52 मंत्री थे, अब यह संख्या बढ़कर 56 हो गई है। सरकार में 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अभी भी 4 मंत्रियों की जगह खाली है। नए मंत्रियों के बाद योगी सरकार में अब 22 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री हैं। वहीं योगी सरकार में अब सामान्य वर्ग के 24, ओबीसी वर्ग के 22 और एससी एसटी वर्ग के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 25 मार्च 2022 को योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण हुआ था। राजभर और दारा सिंह चौहान पूर्वांचल और अनिल कुमार और सुनील शर्मा पश्चिम यूपी से आते हैं। इन 4 को मंत्री बनाकर राज्य के पूर्वांचल और पश्चिमी हिस्से की करीब 15 लोकसभा सीटों को बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। उधर पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण चेहरे सुनील शर्मा को योगी कैबिनेट में जगह दी गई है। इससे गाजियाबाद, साहिबाबाद, मथुरा समेत कई सीटों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा रालोद के अनिल कुमार एससी वर्ग से आते हैं। पश्चिमी यूपी के दलित वर्ग में इनकी अच्छी खासी पकड़ है और इसी मुद्दे पर आज खास पेशकश में हम करेंगे बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दारा सिंह चौहान ने इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और पूरी टीम को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्होंने दिया है, खास करके जो सम्मान दिया हमारे नेतृत्व ने पिछड़े समाज को, मैं भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट की 80 की 80 सीट चुनाव जितवा करके हम लोग 400 के लक्ष्य को पूरा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने का काम करेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सिर्फ तोड़ भांज की जा रही, काम कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उनके बातों का कोई मतलब नहीं है। ये वक्त बताएगा जब 80 की 80 लोकसभा की सीटें जीत करके मोदी जी के खाते में जाएंगे। उत्तर प्रदेश से फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी बनेंगे। आज पूरा मोदी परिवार एक साथ खड़ा हो गया। अभी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप लोगों किस तरीके के समीकरणों पर ध्यान देंगे, किन चीजों पर आप लोगों को फोकस रहेगा? नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी, योगी जी, जिस तरीके से पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के लोगों को जो सम्मान और पहचान मिला, आजादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, उनको जो सम्मान मिला है, पूरी तरीके से बेबस, लाचार, गरीब, अति पिछड़ा दलित सारे लोग मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 लोकसभा की सीटें जितवा करके फिर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। दारा सिंह चौहान जी हमारे साथ। वहीं योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस नेता सचिन रावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अब चुनाव की बेला चढ़ने वाली है और फागुन लगने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को मंत्रिमंडल विस्तार करने कब सूझा है? जो मौका परस्त नेता है, जो कल तक योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे, राजनीति इतनी गिरी हुई हो गई है, योगी आदित्यनाथ जी को उनको मंत्री बनाना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जिस तरह से युवाओं ने सिपाही भर्ती की परीक्षा दी और आपकी सरकार में पर्चा लीक हो जाता है, आपको युवाओं की कोई सुध नहीं है,
लगातार उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, महिलाएं असुरक्षित हैं, इन्वेस्टर समिट के नाम पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पानी की तरीके बहाए गए। इससे क्या हासिल होने वाला है? अगर मंत्रिमंडल विस्तार करने से युवाओं को रोजगार मिल जाता तब आप कर सकते थे, लेकिन आपको काम तो करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में कारनामे करने हैं। तो मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को सीएम योगी ने बधाई दी है। ये देखिए, अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये अपने एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा और इन चारों नए मंत्रियों को बधाई दी। आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगल शुभकामनाएं। तो सभी को आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले ये चार तस्वीरें नजर आप देखिए चारों मंत्रियों की शपथ ग्रहण की। पहली तस्वीर में ओपी राजभर को आप देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष शपथ लेते हुए, और दूसरी तस्वीर में दारा सिंह चौहान को आप शपथ लेते हुए देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर है अनिल कुमार की शपथ लेते हुए की, और चौथी तस्वीर में सुनील शर्मा को आप शपथ लेते हुए देख रहे हैं। तो शपथ ग्रहण की ये चार तस्वीरें, चार मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अनिल कुमार और सुनील शर्मा। चलिए एक नजर ग्राफिक्स पर भी डाल देते हैं और समझते हैं कौन कौन मंत्री बने हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी माफ कीजिएगा सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश राजभर सपा का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से आए। इसके साथ ही अनिल कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली है। चार मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, चार शपथ आज हुई हैं। सुनील शर्मा ने शपथ ली है। तो ये चार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। आज इन चारों लोगों का शपथ ग्रहण हुआ है। चार लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता डॉक्टर विजय खेरा हैं। खेरा साहब, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल है। मनीष अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक चर्चा पर जाऊं, लेकिन उससे पहले मनीष अग्रवाल जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। टीम योगी का विस्तार, मिशन 80 को धार कह सकते हैं क्या? भाजपा की ये पुरानी स्ट्रेटेजी रही है जो 14 और 19 में सही साबित हुई है कि वो छोटी रीजनल पार्टीज को जहां पे वो देखते हैं कि हमारे वोट पे इम्पैक्ट करेगी, उनको अपने संग जोड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिबिंब पे अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं इन पार्टियों के पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन्हें जोड़ने की इसीलिए कोशिश करते हैं क्योंकि ये उनके वोटिंग पैटर्न पे इम्पैक्ट करता है। कहीं कहीं उनके मार्जिन को बढ़ाता है और कहीं पे जो सीट हार में तब्दील हो रही होती है उसे वो जीत में ले आते हैं। तो ये एक पार्टी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। उनकी टीम इस पे लगातार वर्क करती रहती है कि कहां से छोटे रीजनल वोटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे आरएलडी का इम्पैक्ट हमें लगता है सिर्फ यूपी में होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आरएलडी के वोटर्स का इम्पैक्ट हमें राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हरियाणा में राज्य के चुनाव भी होने हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि जहां भी आपको छोटा फ्रैगमेंटेड वोट मिले उसे अपने संग जोड़ते चलो। ये जरूरी नहीं है कि वो आपको सीटें दिलवाने में सहयोग करे, लेकिन वो आपके मार्जिन को अच्छा करेगा, आपके बेस को अच्छा करेगा, आपके ग्राउंड को अच्छा करेगा। आपके कैंडिडेट्स को लड़ने के वक्त तो 2-4-5 हजार वोटों की हार होती है, उसको वो जीत में तब्दील करने के लिए आपके संग खड़ा रहेगा। ठीक है। डॉक्टर विजय खेरा, आपके विरोधी कह रहे हैं आपने मौके पर चौका मारने की कोशिश की है लेकिन बॉल बाउंड्री तक जाएगी नहीं। खेरा साहब, देखिए ऐसा है, अभी जो विस्तार हुआ है जी, इसमें खुशी की बात यह है कि 2 पिछड़े वर्ग से आते हैं, 1 दलित वर्ग से आते हैं। 4 में से 3 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है पिछड़े समाज का। अच्छा, दूसरी बात, अभी ये कह रहे दारा सिंह जी वहां थे, राजभर जी वहां थे,
ये बात आती है, यहाँ वहाँ का सवाल पिछड़े लोगों को या दलित लोगों को जो उपेक्षित हैं, ये बात की बात है। पहले वो अपने समाज का भला देखते हैं, कहाँ होगा, ऐसा मेरा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। जी। अगर उनको ये लगता है कि हमारा भला यहाँ है और वहाँ नहीं है, तो चले जाते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन वो नेता हैं, दारा सिंह जी लोकसभा में भी सदस्य रह चुके हैं, राजभर के पास भी शक्ति है। अब चूंकि ये खुद तो सरकार बना नहीं सकते हैं, तो हो सकता है कभी इनकी सोच हो, फिर सही रास्ता इनको ये दिखाई दे कि नहीं योगी जी क्या ही ठीक थे हम, तो आगे वापिस। इसलिए राजनीति में ये चर्चा तो व्यर्थ है। सवाल इस बात का है कि इस समय उनका विश्वास योगी जी के नेतृत्व में है, मोदी जी के नेतृत्व में है, और वो अति पिछड़े समाज से हैं। खासतौर से दारा सिंह जी तो अति पिछड़े से ही हैं, और अति पिछड़ों के लिए रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वचनबद्ध है जी। और इस बात को लेकर लोकसभा में बहस भी हुई थी, जिसमें मुलायम सिंह जी यादव ने विरोध किया था अति पिछड़ों के लिए। जब रिजर्वेशन की बात अलग से आई थी कि इनको होना चाहिए, तो अलग हो गए थे। तो ये समाजवादी पार्टी ने जो उस समय ये काम किया था, वो गलत किया था। अति पिछड़ों को हमेशा हम लोग कहते हैं कि उनको आना चाहिए राष्ट्र की मुख्य धारा में, और लाते भी है। तो हमारा एक जो कथन है, जो हम कहते हैं, वो पूरा हो गया। रहा इस बात का कि अभी क्या कह रहे थे, मुझे नहीं मालूम तिवारी जी कहाँ के प्रवक्ता हैं, यहाँ के नहीं सुन पाया मैं ठीक से, और यहाँ दिखाई नहीं दे रहा मुझे टीवी पे। खैर, तिवारी जी के पास में जाऊंगा, उससे पहले जो रिएक्शन आए थे सर, उन पर मैं बात रख रहा था। अभी तिवारी जी को तो सुनेंगे हम। अब मुझसे कह रहे हैं ना? हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ तिवारी जी के पास में जाऊंगा उनका पक्ष जानने के लिए, लेकिन जो रिएक्शन है मैं उनके आधार पर आपसे सवाल पूछ रहा था। आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं तिवारी जी के पास जा रहा हूँ। मेरे सामने है वो, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो किस पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी हैं, और मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभी ये कह रहे थे, अभी जिस पार्टी ने पूरे विश्व का नकल चोरी में रिकॉर्ड कायम किया है, रिकॉर्ड कि घरों में प्रिंसिपल कॉपियां कर रहे हैं, इनके यहाँ पकड़े गए थे। क्लास में पूरा का पूरा सब नकल के लाके उनको पढ़ा के टीचर लिखवा था, वो इनके यहाँ पकड़े गए थे। और जब नकल बंद हुई तो क्या हुआ कि जो लोग आते थे, जो मैट्रिक पास भी नहीं हो सकते थे, नकल करके उनको ये पास कराते थे, इंटर कराते थे, तो लाखों में उनकी संख्या ही कम हो गई। आधे कॉलेजेस इसलिए खाली हो गए कि जैसे ही दिनेश शर्मा जी प्रधानमंत्री बने उस शिक्षा में, उन्होंने सारी नकलें ही बंद करा दी। इस तरह बंद कराई कि अगर एसडीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया, कलेक्टर को बोल दिया कि अगर एक बच्चा नकल नहीं कर सका, तो ये अपने आप में जो राष्ट्रद्रोह हो रहा था, राष्ट्र की नस्ल खराब करने का काम हो रहा था, वो सबसे पहले रोका गया भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के आने के बाद, जो पहले कभी नहीं हुआ था। और नकल चोरी चल रही थी। अब वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, अरे उनको तो सजा देंगे ही देंगे, दे ही दी है, पकड़ में उसी को द्वारा ठीक है सर, चलिए मैं आऊंगा और भी मुद्दों पर, लेकिन आज का मुद्दा देखिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा था कि जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आप उनको मंत्री पद से नवाज रहे हैं। अशोक तिवारी जी के पास में चल रहा हूं। अशोक तिवारी जी बताइए, अब आप लोगों के साथ रहकर जो नेता अपने समाज का भला नहीं कर पा रहा है, तो क्या फायदा उसका नेतागिरी का? तो बीजेपी के साथ ही आ गए, कम से कम कुछ कर तो पाएंगे अपने समाज के लिए। खैरा साहब तो यही कह रहे हैं। ये भी तो अपने समाज जाति के लिए करते रहे, माफ कीजिए। चलिए देखिए भाई, इस समय जो राजनीति चल रही है देश में, वो देश का हर कोई देख रहा है, जनता भी देख रही है, चैनल भी देख रहा है, मीडिया भी देख रहा है जी, कुछ छिपा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, और जिस तरह से पेपर लीक की बात कर रहे थे अभी भाई, हमारे ख्याल से पेपर लीक में केवल पेपर लीक का तो मामला है ही कि आप रोजगार देना नहीं चाहते तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक कैसे होता है? भ्रष्टाचार से होता है। इसमें जो है भ्रष्ट तंत्र से होता है, जो टॉप टू बॉटम फैला हुआ। आपकी सरकार उसको कंट्रोल है तो करना चाहती नहीं है या कर पा रही है। पेपर लीक पर सर बाद में बात कर लेंगे ना हम, और उस पर चर्चा हो भी रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो समाजवादी पार्टी से आए, कांग्रेस पार्टी से आए हो, आरएलडी एनडी के साथ मिल गई हो, या सुभाषपा के अध्यक्ष मिल गए हो, ये सब बीजेपी के पक्ष में जा रहा है कि आप लोगों को खतरा है इससे? नहीं, मैं इस पर आ रहा हूं। मैं एक सेकंड और बोल दूं इस पर, जो चूंकि उन्होंने मुद्दा उठा दिया है, तो मैं बोल दूं कि कोई छात्र जब अपना फॉर्म भरता है तो उसमें वही शुरू होता है पैसा लगना, सैकड़ों रुपया।
और वहां से फिर उसका किराया भाड़ा खाने पीने का हजारों हजार जो खर्च हो गए, सरकार उसका क्या करेगी? सवाल इस बात का है कि रोजगार कहीं है नहीं और उस पर भी अपनी पीठ ठोक रहे हैं। खैर छोड़िए, आज का जो विषय है उस पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आज का आपका विषय है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज एन केन प्रकारेण मरता क्या न करता ऐसी स्थिति में आते हुए जब उसके पास जनाधार खो चुकी है, जनाधार विहीन हो चुकी है, तो दिखाने के लिए, खाली जातियों को दिखाने के लिए, जहां पर जबकि सारी जातियां जानती हैं, पूरा का पूरा पीडीए, पूरा का पूरा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आपका जो है आधी आबादी आदिवासी और अगड़े भी जो पीड़ित हैं, जैसे कानपुर की घटना हुई, सुल्तानपुर में हत्या हुई, कानपुर में जला दिया गया, तो अगड़े भी जो पीड़ित हैं, जो पेट की रोजी रोटी को मोहताज हो गए हैं, किसान तमाम ऐसे हैं, तमाम जवान जो अग्निवीर में जिनको रोजगार बिल्कुल क्या दिया गया है 4 साल का, मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट कर दी गई है। जिस तरह से आज सारे का सारा युवा और किसान क्रांति के मूड में है, ऐसे हालात में इनकी भी लॉटरी खुल गई है, क्योंकि भाजपा इसमें बैकफुट पर है। एन केन प्रकार कुछ ही वोट मिल जाए, कहीं किसी नाम पे मिल जाए, जाति के नाम पे मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, लेकिन ओम प्रकाश, हम नाम किसी का नहीं लेते, लेकिन जो भी लोग भाजपा का दामन थामा है, जिन्होंने पूंजीपतियों की जो मित्र पार्टी है उसका दामन थामा है, उससे जो उत्तर प्रदेश का की आवाम है, उत्तर प्रदेश का जो कमजोर वर्ग है, उत्तर प्रदेश का जो युवा है, किसान है, पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, आज सारे के सारे लोग, आधी आबादी है, अगड़े भी हैं, सारे का सारे लोग आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय यादव जी की तरफ आशा भरी निगाह ठीक है, आपका मतलब ये है कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है और इसी वजह से अन्य पार्टियों से नेताओं को अपने दल में शामिल करके या बाकी दलों को अपने दल में शामिल करके बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कर रही है। मनीष अग्रवाल जी के पास में जा रहा हूं सर। अब मनीष जी, चूंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो आपका एनालिसिस क्या कहता है कि ये जो तमाम मुद्दे तिवारी जी बता रहे हैं, क्या इन मुद्दों पर बीजेपी बैकफुट पर है, जो बीजेपी को अब इस तरीके की पैंतरेबाजी करनी पड़ रही है? मनीष जी, जनता पुराने दिन मान रही है। ठीक है मनीष जी, ठीक है अशोक जी आऊंगा, एक रिएक्शन मनीष जी सर मैं ले लेता हूं। मनीष जी, समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से कोलैबोरेशन करके चुनाव लड़ा, बिना कोलैबोरेशन तोड़े वो लोग अलग हो गए। कांग्रेस के संग चुनाव लड़ा 17 में, फिर अलग हो गए 19 में किसी और के पुरानी बातें कहाँ जा रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी ये चीजें भारत की राजनीति में होती रहती है। लोग अपने फायदे और नुकसान क्या बातें कर रहे हैं आप? जुड़ते मुद्दे की बात करिए सर। आप देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के ही मुद्दे की बात करिए सर। आई, आज वो दोनों कोलैबोरेशन करके दिल्ली में सीटें बांट के लड़ रहे हैं। तो फिर अगर भाजपा के संग कुछ लोग आके जुड़ते हैं, अब आप उसे चाहे सत्ता के लिए कहें चाहे जिस सीट के लिए कहें, जब वो इनके पास जुड़े थे तो भी सत्ता के लिए ही शायद जुड़े थे। इन लोगों ने राज्यसभा पहुंचाया, लोकसभा पहुंचाया, तो वो लोग ठीक थे। आज अगर वो दूसरी पार्टी पे आगे जुड़ रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो ये किसी भी एक पार्टी को कहने का अधिकार नहीं है कि गठबंधन धर्म क्या होता है क्या नहीं होता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में संभव सब कुछ है। आप एक दूसरे को भले ही पानी पी पी के कोसें, लेकिन क्या पता कि कल को एक हो जाए। इस तरीके के कई सारे मेल मिलाप हम सबने देखे हैं। अब मैं विजय खैरा साहब के पास जा रहा हूं, फिर अशोक तिवारी जी आपके पास आऊंगा। खैरा साहब, देखिए बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं अशोक तिवारी जी, और कोशिश कर रहे हैं आरोप लगाने की, मैं ये कह सकता हूं, चूंकि कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दों को लेकर जो वो बातें गठबंधन को लेकर कह रहे हैं वो उन पर भी लागू होती हैं कि आप जिनके विरोधी हैं आप उनके साथ क्यों मिल रहे हैं, तो ये आप पर भी लागू है। सब कुल मिलाकर कह सकते हैं सारी पार्टियां एक जैसी हैं। अगर एक दूसरे को हम गाली भी देते हैं तो राजनीति में संभावनाओं को भी तलाशते हैं, यह एक अलग सच्चाई है। खैरा साहब, कई सारे आरोप ये लगे कि साहब आपका जनाधार खिसक रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, अग्निवीर योजना का मुद्दा हो, महिलाओं, तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं। क्या इन मुद्दों पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर आ रहे हैं? क्योंकि आप 80 की बात कर रहे हैं, आप मिशन 80 की बात कर रहे हैं, लेकिन तिवारी जी ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है, इसलिए बीजेपी को इन नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। खैरा साहब, बहुत संक्षेप में उत्तर। इन्होंने महंगाई की बात करी, पहले महंगाई के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब मुझे ऐसे लगता है ठीक से अध्ययन नहीं किया है। महंगाई जनता को पता नहीं है, जनता बेवकूफ है, जनता नासमझ है, जनता जानती ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, आपके हिसाब से महंगाई ही नहीं है। अरे भाई, कुछ तो हद कर दीजिए। जनता महंगाई से व्याकुल है, महंगाई मानने को तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं। चलिए, अभी चूंकि समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए, कहीं मत जाइएगा।